नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वैसे तो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, सभ्यता सदियों पुरानी, लेकिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान सरदार पटेल ने अलग अलग हिस्सों को मिला वृहत राजस्थान की नींव रखी। 30 मार्च 1949 जिस दिन राजस्थान बना, उस दिन नव संवत्सर यानी नववर्ष था। और इत्तेफाक देखिए, आज 30 मार्च 2023 को जब हम राजस्थान के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर बात कर रहे हैं तो रामनवमी है। लेकिन 1949 से 2023 के बीच में राजस्थान का निर्माण एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते जब मूल स्वरूप में राजस्थान आया तो देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बन गया। जहां पर्वत है, पठार है, रेतीले थोरे हैं, नदियां हैं, बांध है, विकास की रिफाइनरी है तो आधुनिकता की मेट्रो दौड़ रही है। ये पंचायत राज की जन्मस्थली है तो कई योजनाओं का उद्गम स्थल है। यहाँ राजनीति में मनभेद नहीं है, संस्कृति में द्वेष नहीं है। राजस्थान का मुकुट हवा महल है तो बाघों का बसेरा रणथंभौर है। झीलों की नगरी उदयपुर है तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। यहाँ सूर्य नगरी की सुगंध है तो आदिवासी अंचल की सभ्यता है। ऐसा कुछ भी अछूता नहीं जिसे राजस्थान छूता नहीं। हर नजर में राजस्थान पूर्ण है, लेकिन पूर्ण से संपूर्ण होने के सफर में क्या हासिल हुआ, क्या छूट गया, क्या हासिल अभी करना है, आज बात इसी मुद्दे पर कि यहां कण कण में है राजस्थान। राजस्थान ये नाम ही ऐसा है जिसको जितना समझते जाओगे इसके उतने होते चले जाओगे। कण कण में शौर्य, वीरता, इतिहास, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को मिला पाओगे। उसी राजस्थान में हमारी जिम्मेदारी क्या है, कितनी हमने निभाई और कितनी चुनौतियां अभी भी सामने हैं, इसी पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी, साहित्यकार नंद भारद्वाज जी, हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी। प्रकाश जी, शुरुआत आपके साथ, जरा प्रकाश इस बात पर डालिए, एनडी माथुर जी, प्रकाश इस बात पर डालिए कि राजस्थान नाम पड़ा कैसे। देखिए, 1949 में जब रियासतों की विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई तो सरदार पटेल उदयपुर पहुंचे। उनके साथ वीपी मेनन थे, आला अधिकारी थे भारत सरकार में जी। और जब ये हुआ कि इसका नाम राजपूताना रखा जाए, यही क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में से राजपूताना ही कहा जाता था, जो आज का राजस्थान है। तो ये तो मेवाड़ के जो महाराणा थे भोपाल सिंह जी, उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने एक बैंक बनाया था, उसका नाम रखा था बैंक ऑफ राजस्थान, और मैंने ये रखा था नाम, उसका नाम मैंने बैंक ऑफ मेवाड़ इस वजह से नहीं रखा क्योंकि अगर मैं मेवाड़ नाम रखता तो उसकी शायद जयपुर में शाखाएं नहीं खुल सकती थी जी, या बीकानेर में नहीं खुल सकती थी या अन्य रियासतों में नहीं खुल सकती थी। तो मैंने उसका नाम रखा था बैंक ऑफ राजस्थान। और राजपूताना जो है ये इंगित करता है कि सब ये राजपूतों का देश है, जबकि यहाँ 36 कौम विरासती है, 36 कौम रहती है। और इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि राजपूतों का मतलब राजपूताना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजपूतों का ही प्रदेश है और दूसरी कोई कौम यहाँ रहती ही नहीं। तो भोपाल सिंह जी का ये सुझाव था कि इसका नाम मेरे बैंक का नाम पर रख दिया जाए। मेरे बैंक का नाम राजस्थान है तो नए राज्य का नाम राजस्थान होना चाहिए। तो AC चटर्जी उनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई कि क्यों कैसा रखा, और 1 मिनट के अंदर वीपी मेनन और सरदार पटेल ने ये बात स्वीकार कर ली कि नए राज्य का नाम राजस्थान होगा। बेहतरीन सर। और ये एक बैंक ही तो है एक तरीके से, जिसमें खुशियों का ब्याज इतना मिलता है कि हर कोई मालामाल खुद को महसूस करता है। नंद भारद्वाज जी, राजस्थान का इतिहास शौर्य से भरा है, वीरता से भरा है, संस्कृति से भरा है, सभ्यता से भरा है। इस पूरे इतिहास के पन्नों को जब आप पलटते हैं तो यकीनन गर्व महसूस होता होगा, लेकिन उस गर्व की अनुभूति के साथ जब वर्तमान को जीते हैं तो कैसा एहसास होता है? राजस्थान अपने गर्व के लिए विख्यात रहा है और न केवल राजस्थान ने अपने प्रदेश के वासियों का ही ध्यान रखा है, बल्कि यहाँ का जो रियासतें रही है उस ज़माने में भी यहाँ के जो राजकवि वगैरह रहे
तो उनका जो दृष्टिकोण था वो हमेशा राष्ट्रीय रहा है। जैसे महाराजा मान सिंह के दरबार में बांकीदास कविराज थे, वे जब इस यहाँ पर थे, ये 1930 से भी पहले की बात है, और उस वक्त जब अंग्रेज 1930 क्या आप समझिए 1830 से पहले की बात है, उस वक्त भी उन्होंने ये चिंता प्रकट की थी कि मद्रास में अंग्रेज आ गया है या कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का दबाव बढ़ रहा है और ये देश के लिए खतरा है। या जैसे भरतपुर में जिस तरह से होलकर को शरण देने के बाद जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई, तो उसमें भी प्रदेश की जो दूसरी रियासतें थी उन तमाम लोगों ने इस बात की चिंता प्रकट की कि अगर कोई बाहर का आतताई हमारे किसी भी साथी राजा पर इस तरह का दबाव बनाता है तो हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। तो ये दृष्टिकोण है, ये शुरू से रहा है। और जहाँ तक इसके बाद के विकास का सवाल है, जैसा अभी प्रकाश जी ने कहा, राजस्थानी साहित्य जो इतना परिपक्व रहा है जी, क्या वर्तमान स्थिति में आपको लग रहा है कि राजस्थानी भाषा में उस साहित्य को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये लग रहा है विडंबना जरूर रही है, ज्यादा भारी पड़ गई। ये विडंबना जरूर रही है कि प्रदेश का जब निर्माण हुआ 1949 में और तमाम दूसरे प्रदेशों का भाषा के आधार पर उनको राजभाषा या उनकी राज्य की भाषा का दर्जा मिला। राजस्थानी इतनी समृद्ध भाषा होते हुए, 1000 वर्षों का साहित्य इतिहास होते हुए, उसका तमाम इवन यहाँ तक कि स्वाधीनता आंदोलन था, उसकी भी एक माध्यम भाषा के रूप में राजस्थानी रही है। यहाँ किताब चाहे हीरालाल शास्त्री रहे हों या जयनारायण व्यास रहे हों, माणिक्यलाल वर्मा रहे हों, विजय सिंह पथिक, इन तमाम लोगों ने राजस्थानी को लोगों में चेतना जागृत करने के लिए उसका उपयोग किया। यहाँ तक कि यहाँ के जो बड़े बड़े पोइट्स थे, सूर्यमल मिश्रण को ले लीजिए आप, बांकीदास का मैंने हवाला दिया, शंकरदास सामोर थे और तमाम लोग थे, उन्होंने राजस्थानी में लोगों को में ये चेतना पैदा की। उस भाषा को जब 1949 में प्रदेश बना और उसको मान्यता नहीं मिली, तो ये सबसे बड़ा सेटबैक था एक तरह से। उसे मान्यता दी जानी चाहिए। लोकतंत्र में वहाँ की कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखने का एकमात्र माध्यम भाषा होती है। उस भाषा को नहीं स्वीकार करने पर ये कठिनाई पैदा हुई और ये भ्रम है कि ये भाषा होने से कहीं हिंदी कमज़ोर होती है या दूसरी भाषा, कोई भाषा कमज़ोर नहीं होती। सारी भाषाओं का अपना महत्व है और इस कारण से अगर कुछ फर्क पड़ा है तो वो ज़रूर है। अदरवाइज हमारे साथ मीडिया प्रभारी राणा के प्रेम भंडारी जी जुड़ चुके हैं। राजस्थानी भाषा के एक मजबूत पैरोकार हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशी धरती पर भी राजस्थानी भाषा का डंका बजाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक मदन राठौड़ जी जुड़ गए हैं। प्रेम भंडारी जी, सर, राजस्थान दिवस है, राजस्थानी भाषा के लिए संघर्ष और कितने साल, कितने दशक चलेगा? प्रेम भंडारी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जरा उनको कनेक्ट कीजिए। मैं बात करूं जी? नहीं सर, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको एक बार फिर से जोड़ लेंगे। लेकिन सुनील शर्मा जी, आप इतिहास के एक अच्छे खासे ज्ञाता हैं सर, और एक दौर रहा है पंडित हीरालाल शास्त्री से लेकर और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक, सियासत के कई रंग और कई नजरिए हमने देखे हैं। क्या आपने इतिहास के पन्नों को जब आज़ादी के बाद पढ़ना शुरू किया तो आपको लग रहा है कि जो मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे, अब मतभेद के साथ सियासत में मनभेद भी आने लगे? विजय, पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा करेक्शन करना चाहूँगा। जो पहले हमारे जो पूर्व वक्ता बोले हैं कि जो राजस्थान नाम का जो पहला उदाहरण है वो 1829 के अंदर कर्नल टॉड जो है अपनी एनल एंड एंटिक्विटी, इसके अंदर राजस्थान नाम को वो उल्लेखित करते हैं। और हालांकि ये नाम बाद में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर राजपूताना के रूप में आता है, मगर ये 1829 के अंदर पहली बार राजस्थान नाम इस ढंग से आया है। तो राजस्थान का जो नाम की जो शुरुआत है उसकी बीज 1829 के अंदर जो प्रकाशित हुई बुक उसी के अंदर आ गए थे। बहरहाल अब देखिए, बात यह कि राजनीति की बात है तो राजनीति के अंदर मन मुटाव तो देखिए आप नहीं कह सकते, मगर मतभेद उस जमाने में भी थे। अगर आप जयनारायण व्यास वगैरह, हीरालाल शास्त्री जी की बात करें तो जिस दिन राजस्थान बना उसी दिन की बात मैं करता हूँ। उससे एक दिन पहले कांग्रेस के कुछ लोगों ने जयपुर और हीरालाल शास्त्री के ऊपर बड़ी आपत्ति की और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि अगर ऐसा है तो हम बायकॉट करेंगे। हम अगर वल्लभ भाई पटेल जैसे जो लीडर थे वो ये बात कहने का मादा रखते थे कि जिसको जाना है वो रास्ता सामने खड़ा है वो निकल जाए, मगर याद रखना अगर कांग्रेस से एक बार यहाँ से चला गया तो फिर वो कांग्रेस से भी जाएगा, भले वो किसी भी बड़े से बड़े लीडर के संपर्क में हो।
तो यहाँ बात है कि देखिए जब से राजस्थान बना है, तो अगर आप बात करें हीरालाल शास्त्री की बात करें, जयनारायण व्यास की बात करें, माणिकलाल वर्मा की बात करें, या उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया और कुंभनाभ आर्य के बीच के उस पॉलिटिकल जो उनके बीच में रस्साकसी चली आ रही थी उसकी बात करें, या हृदय जोशी और रामनिवास मिर्धा के बीच के अंदर भी वोटों का विभाजन हुआ, या अगर बीजेपी की बात करें तो भैरू सिंह शेखावत और सतीश चंद्र अग्रवाल के बीच में चलने वाली राइवलरी को पूरे राजस्थान ने देखा है। तो राजनीति जब होती है तो देखिए जाहिर सी बात है, वो कोई साधुओं की जमात तो है नहीं जो चिमटा लेके भजन करेंगे। उनके आपस में उनके संघर्ष होते हैं, उनके राइवलरीज होती है, उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और उनका अपना अपना बेस होता है। लेकिन मतभेद तो होना चाहिए सर। अब मतभेद तो पहली उस सभा के अंदर ही था जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा रही थी। आपके ही कुछ नेताओं को पीछे बैठा दिया गया, वो चले गए वहां से। लेकिन मेरा सवाल यह कि आज मतभेद तो है ही नहीं, अब तो मनभेद आने लग गया है। नहीं, देखिए मनभेद तो आप डेमोक्रेसी के अंदर आप नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो सिचुएशंस होती है वो प्रिवेल करती हैं। आज जो आपको शत्रु दिख रहे हैं कल वो मित्र होते हैं, जो कल जो शत्रु दिखेंगे, जो आज जो मित्र दिख रहे हैं हो सकता है कल शत्रु हो। तो डेमोक्रेसी की ये जो डायनेमिक्स है, लीडर्स की अपनी बीच की जो डायनेमिक्स है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट और डायलॉग। कांग्रेस कितनी बदल गई सर, सच बताइए। नहीं देखिए, डिसेंट एंड डायलॉग तो हमेशा चलता रहता है। रही बात देखिए कांग्रेस की बात, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आजादी के तत्काल बाद 1947 के बाद जो कांग्रेस थी उसमें बहुत सारे लीडर्स वो थे जिनके पास प्रजामंडल या प्रजा परिषदों का अपना एक अनुभव था, एक आंदोलन का उनके पास एक ओरा था। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चाहे हीरालाल शास्त्री हो, चाहे जयपुर की बात करें बाबा हरिश्चंद्र जो पुराने वाले कपूरचंद पाटनी हो, अर्जुन लाल अच्छा, विचारधारा बदली है सर? नहीं देखिए, इनके साथ एक ओरा था एक काम का। क्योंकि देखिए आप अच्छे से समझ लीजिएगा, संघर्ष के टाइम कुछ अलग ढंग के लोग आते हैं। उस जमाने में गांधी का एक युग था, महानायकों का युग था। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के ऊपर गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव था, नैतिक रूप से भी बहुत बड़ा प्रभाव था, सामाजिक रूप से भी बहुत प्रभाव था। आज की तारीख के अंदर अगर आप 2023 की बात करें तो निस्संदेह इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कांग्रेस भी बदली, देश बदला है, मगर उसकी सोशल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स है उसके लिए। ठीक है, प्रेम भंडारी जी। सर आवाज आ रही है आप तक मेरी? प्रेम भंडारी जी। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हम बात करें बदलते राजस्थान की आजादी से और अब तक की, अगर कुछ नहीं बदला है तो वो मांग है राजस्थानी भाषा को लेकर, उसकी मान्यता को लेकर। राजस्थान बदल रहा है, ये मांग बदलेगी, कभी पूरी होगी सर? 1000% पूरी वेला। आप देखो अब आ रहे राणा रो फंक्शन हो 3 दिन पहले राजस्थान का वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल साहब पधारियोड़ा हा, और मैंने मंच एक ही बात कही कि देखो 25 अगस्त 2003 राजस्थान विधानसभा रो आखिरी दिन, आखिरी सत्र सर्वसम्मतियों पारित कर और अशोक जी भेज दियो। इन बात की तो बहुत क्रेडिट है। लेकिन उन्हें बाद में कहीं कांग्रेस बीजेपी सबरी सरकार राजस्थान में भी रही है, केंद्र में भी रही है। ए तो भाषा खिला रही है नेता लोग मिलर, यानी कहो कि राजभाषा तो दे दो राजस्थान में। आप देखो लाले साल में न्यूयॉर्क ने इंडियन कॉन्सुलेट में राजस्थानी दिवस मनायो, इन बार नहीं मनायो। क्यों नहीं मनायो? जैसे जोधपुरा पूर्व नरेश महाराजा अगस्त सिंह जी साहब भी कह दिया है कि राजस्थानी बिना राजस्थानी दिवस रो औचित्य कहीं है। माने टाबरा ने नौकरियां रमाने थे, राजस्थान में राजभाषा नहीं बनाओ। सगड़ा भेड़ा हूँ रूटे माननीय प्रधानमंत्री के नहीं जाऊँ तैयार हो, गृह मंत्री के जाऊँ तैयार नहीं हो, और आप मांग उठाओ कि भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में माने मान्यता दो। ओ आंदोलन तो जयनारायण जी व्यास से टाइम चल रही है, तो कहीं को नहीं है। भाषा पूरा गेम खेल दिया है, पर यहाँ अठा नहीं है। राजस्थान रो युवा जागियो है जी। हमें वो पुराना वाला आंदोलन नहीं है। भाषा ने मान्यता तो दिलार रहसिया और 1000% मिली। चलिए सर, वो 1000% बस अगले कुछ दिनों में हो जाए, कुछ महीने में हो जाए तो मजा आ जाए। मदन राठौड़ जी हमारे साथ है। मदन राठौड़ जी, चुनौतियां बताइए सर आप कि राजस्थान के भविष्य के लिए चुनौतियां इस वक्त क्या है हमारे सामने, जिनसे लड़ना है, सबको लड़ना है? देखिए, राजस्थान में चुनौतियां तो बहुत है। इस समय चुनौती यूं समझे तो विकास के नाम पर चुनौती है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी का भूजल स्तर नीचे गिर गया है, उसको कैसे अपन वापस ला सकते हैं, ऊंचा कैसे कर जी तो काम करना पड़ेगा। हमारे अभी शिक्षा के मामले में भी जो जितना शिक्षित होना चाहिए था हमारा क्षेत्र, अभी तक हुआ नहीं है। ये भी हमारे लिए चुनौती है। इसी प्रकार से आधुनिकीकरण के मामले में भी हम अभी बहुत पीछे, राजस्थान बहुत पीछे है। अभी अनेक ऐसी घाटियां है जो अभी तक विद्युतीकृत नहीं हो पाई है। अभी खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। जोड़ो अभियान जब तक सफल नहीं होता तब तक
राजस्थान के किसान को पानी नहीं मिलेगा। आज समस्याएं बहुत है। यदि विचार करें तो औद्योगिक विकास भी, औद्योगिकरण जो होना चाहिए था, जिस प्रकार से आज पोर्टल एरियाज में जो विकास हुआ है, उस प्रकार से हमारे राजस्थान में विकास नहीं हो पाया है जी। अभी रेलों का भी जो जिस प्रकार से जाल बिछना चाहिए था, वो भी हमको अभी बिछाना है। ठीक इसी प्रकार से अभी जो हम राजस्थान के अंदर गरीब जो है वो जो संख्या अधिक है, तो आम व्यक्ति का आर्थिक स्तर कैसे हम उठा सकें, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। यही नहीं, हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार जितना पनपा हुआ है, फैला हुआ है, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। आम आदमी को न्याय सुलभ कैसे हो सके, ये भी चुनौती। आप चुनौतियों के नाम से यदि पूछना चाहेंगे तो मैं कोई हजारों चुनौतियां हमारे सामने है। नहीं सर, इसलिए सवाल मैंने आपसे किया क्योंकि विपक्ष के नजरिए में चुनौतियां बहुत होती हैं और उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो हर सरकार के वक्त में होती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कम से कम आज राजस्थान के प्रति सब समर्पित रहें और कहें कि नहीं, हम पहले राजस्थानी बाद में सियासतदान है, सब मिलकर चुनौतियों से लड़ेंगे। लेकिन प्रोफेसर एनडी माथुर जी, मैंने प्रोग्राम के अंत में आपको इसलिए लिया सर क्योंकि हर चुनौती का समाधान पैसे से होता है और पैसे के मामले में राजस्थान इस वक्त कहां खड़ा है और कौन कौन से आपको वो आयाम लग रहे हैं जो राजस्थान को एक बार फिर से आत्मनिर्भर कर दे हर लिहाज से। क्योंकि कल खबर मैंने पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा कि देश के 5 राज्यों में से एक राजस्थान है जहां सोना मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, और इसकी लोकसभा में बात हुई है। देखिए, राजस्थान ने प्रगति तो बहुत की है, लेकिन प्रगति की दर बहुत धीमी रही है अन्य राज्यों की तुलना में, और उसके ऑब्वियस रीजंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान रहा है, यहाँ पर संसाधन नहीं रहे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले नहीं था। 4 मेगावाट बिजली बनती थी जब देश स्वतंत्र हुआ था राजस्थान में, आज 36,113 मेगावाट बिजली बनती है। तो प्रगति की दर धीमी रही है, लेकिन प्रगति तेजी से हुई है। लेकिन आज अगर राजस्थान कहाँ खड़ा है आर्थिक रूप में, तो हम देखेंगे कि सोशल वेलफेयर इंडेक्स में फिर भी राजस्थान आगे है, लेकिन आर्थिक इंडेक्स को अगर देखा जाए तो संसाधन बहुत कम है, रेवेन्यू सोर्सेज बहुत कम है। हम रेवेन्यू सोर्सेज नहीं जुटा पा रहे हैं। आज हमारी जीएसडीपी का लगभग 27% एग्रीकल्चर से आ रहा है, लगभग 24% इंडस्ट्री से आ रहा है, लगभग 41% सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है। तो सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारी जो है जीएसडीपी नहीं आ रही है। तो इस बात की ज़रूरत है कि हम संसाधनों को बढ़ाएं। सोशल इंडिकेटर्स पे बहुत काम कर लिया, आखिर इनके लिए पैसा भी तो चाहिएगा ना, आखिर आएगा कहाँ से? तो संसाधन बढ़ाने के उपायों पर काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपने जैसा कहा कि ऑयल रिफाइनरी जो है उससे संभावनाएं बनती हैं। आप कह रहे हैं सोना निकलेगा राजस्थान में, उससे संभावनाएं बनती हैं। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर काम करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करना चाहिए। हम कहते हैं बार बार कि सिंगल विंडो की बात करते हैं, पर सिंगल विंडो के नाम पर हमने अवामेल खोल रखा पूरा, इतनी विंडोज हैं उसमें, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राजस्थान में नहीं है। और हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसी गवर्नेंस दी है कि इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरली रिच होते हुए भी राजस्थान जो है वो यहाँ राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं। मानता हूँ कि राजस्थान पूर्ण है, लेकिन आप बताइए संपूर्ण होने में कितने दशक लगेंगे आपके अंदाजे से? मेरे पास 1 ही मिनट है, मुझे फाइनल कमेंट से। संपूर्ण होने में अधिक समय नहीं लगेगा अगर हम ईमानदारी से काम करें और हम वोटों की राजनीति पर काम ना करें, बल्कि हम ठीक है। प्रकाश भंडारी जी, आपको क्या लगता है विकास के लिए काम करें? अगले 2 दशक राजस्थान के हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो राजस्थान जब बना वो उसमें जो हमारी प्रगति की जो गंगा बही वो थी राजस्थान कैनाल से जी, गंग नहर का जो विकास। उसके बाद जो है आप देखिए कितनी बड़ी आबादी में खेत आज लहरा रहे हैं। वही पूर्वी राजस्थान से वही आप दूसरा हमारे जो अभी मदन राठौड़ जी ने पेयजल की समस्या बताई, सिंचाई की पानी की व्यवस्था बताई। अब ERPC जो है, ERPC को गति मिलनी चाहिए। अब मदन राठौड़ साहब की पार्टी जो है पता नहीं थोड़ी ठीक है सर, आज सियासत नहीं सर, लेकिन फिर भी कितने दशक लगेंगे सर, आपको क्या लगता है? देखिए, उसमें सवाल है कि अशोक गहलोत ने एक अपनी पॉलिटिकल विल पावर भी बताई है और एक अपनी सरकार की और अपने पार्टी की नीति की जो है ये बताई कि अगर ये केंद्र सरकार इस पर सहायता न बंद करे तो वो अपने दम पर इसको कर लेंगे। समय तरीके से ही हम जो आप कह रहे हैं, काम की गति कितनी धीमी रही है।
मेरे संसाधन था कम। तब भी ये उसके भी बारे सही। में पढ़ता था, संसाधन कम टीचर थे। बन गया तब भी उसके बारे में पढ़ाता था। ठीक, उसकी गति ठीक है, कितनी नंद धीमी भारद्वाज रही। जी, साहित्य जिसको आप कह रहे हैं कि वक्त के साथ रसातल की तरफ चला गया, वो वापस स्वर्णिम आसमान में चमके, आपको लग रहा है उस दौर में वापस काम शुरू हो गया? निश्चित रूप से हुआ है, और तकनीकी विकास जिस तरह से हुआ है या टेक्नोलॉजी जिस तरह से विकसित हुई है, कई बार लोग उससे भ्रमित होते हैं कि इससे जो उसकी वास्तविक परंपराएं हैं उससे राजस्थान दूर हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, सब चीज़ें अपनी जगह काम करती हैं, और नई तकनीक जो आती है या टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ आदमी अपने आप को खुद को तैयार करता है, और राजस्थान के लोगों ने भी अपने को तैयार किया है। यहाँ तक कि साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी ये प्रक्रिया उतनी ही तेजी से बढ़ी है। ठीक है, प्रेम और भंडारी सारी जी, चीज़ें बेहतर आपको लग रहा है सर अगले साल जब हम बात कर रहे होंगे तो सब राजस्थानी में बात कर रहे होंगे, और ये कहते हुए कि हाँ राजस्थानी अब राजस्थान की भाषा है, अब राजस्थानी ही मातृभाषा है, आगे भी राजस्थानी मातृभाषा ही रहेगा। लिटरेचर फेस्टिवल प्रेम ने बड़ा भंडारी अच्छा जी। स्थान दिया है राजस्थान को देश में। मान्यता राजभाषा बनावे तो सही, तो गर्व हूँ अटे मैं भी विदेश में माने क्या कोई मानी राजस्थानी जी की ये राजभाषा है जी। और ये राजभाषा दे दे ही तो केंद्र में भी आसानी हो जाए 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने वास्ते। मने तो समझ में नहीं आवे कि अगला सांसद कर कहीं दिया इतना बरसाऊं, जाने को थारू अपॉइंटमेंट नहीं दी है तो मैं ले लूं माननीय प्रधानमंत्री जी हाथे तो हाल जाओ चाल और बात तो आके दो कैसा मैं हैंग चाहवा के मानी राजस्थानी प्यारी मायड़ भाषा ने केंद्र री 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाओ। समझ नहीं आ रही है कहीं करे है नेता। ठीक है सुनील जी, फाइनल कमेंट आपसे, एक बड़ी चुनौती जिससे निपटने की वर्तमान स्थिति में जरूरत है। नहीं देखिए, पहली बात तो मैं इतनी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि गई साल जो राजस्थान का जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ है जीडीपी के अंदर वो 11.6 है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इस साल जो आपका पूरा देखें तो लगभग $200 बिलियन की राजस्थान की इकोनॉमी है। पर कैपिटा भी इनकम की बात करें तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो जो मैं मानता हूँ कि 11.6 अगर की गति से अगर बढ़ रही है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रही है। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम भंडारी जी आपका भी शुक्रिया, प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया, नंद भारद्वाज जी, सुनील शर्मा जी और मदन राठौड़ जी आपका भी शुक्रिया। कहावत है कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। पानी और वाणी ये दोनों ही राजस्थान के लिए जरूरी है, और दोनों एक पेड़ की जड़ों की तरह है। इनको सहेजेंगे तो राजस्थान के कण कण में फिर से शौर्य और वीरता की वो पताका लहराएगी जो पूरे राजस्थान से इतर हिंदुस्तान में नजर आएगी। नमस्कार।